जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रभाज के बारे में। अगली क्लास में हम लोगों ने मोलरता और नर्मलता के बारे में पढ़ा था और उस पर आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आज पढ़ेंगे मूल प्रभाज के बारे में। ठीक है, मूल प्रभाज क्या होता है? मूल प्रभाज को या मूल अंश, इसे मूल अंश भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इस पर आधारित हमको देखिए, इसकी परिभाषा तो पूछ लेगा 1 या 2 नंबर में, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल 3-4 नंबर में आ जाता है। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। पहले देखिए, मूल प्रभाज बराबर क्या होता है हमारा यहाँ पर। जो मूल प्रभाज, देखिए मूल प्रभाज बोले या मूल अंश बोले एक ही बात होगी। ठीक है, मूल प्रभाज बराबर किसी अवयव के मूलों की संख्या, किसी अवयव के मूलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। अभी सबको समझ में आएगा, एक बार बस देख लीजिए, एक बार ध्यान पूर्वक देखिए, अभी सबको समझ में आएगा। ठीक है, जो कुछ भी नहीं आ रहा ना, सब कुछ आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, इसको छोड़ो, जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी जरूर देखिए, और फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत उसका रिवीजन करा देते हैं। देखिए, जो विलयन होता है हमारा, विलयन एक बार ध्यान से देख लो जिन लोगों ने नहीं देखा। विलयन में 2 चीजें होती हैं, विलेय प्लस विलायक। ये रोज हर एक क्लास में मैं इस चीज को डिस्कशन करता हूं। ठीक है, देखिए विलयन में 2 चीजें होती है, एक आपका विलेय होगा और दूसरा आपका विलायक होगा। विलायक क्या होता है? जो विलयन में अधिक मात्रा में हो। विलयन देखिए 2 चीजों से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक। और विलयन में जो पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा उसे कह देंगे विलायक, जो कम मात्रा में देखने को मिलेगा उसे कहते हैं विलेय। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है? मोल प्रभाज बराबर होता है किसी अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यानी कि क्या बोले, किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में कितनी चीजें होती हैं, विलेय और विलायक, उन दोनों की संख्या के योग को। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे? किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। लिखिए इनवर्टेड कॉमा में, इसको काली पेन से लिखिए। किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। जो चीज यहाँ पर फॉर्मूले में लिखी वही चीज मैंने लिख दी। क्या है? किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए, जो मोल प्रभाज हमारा होता है इसको हम कैपिटल एक्स से प्रकट करते हैं। मोल प्रभाज को किससे प्रकट करते हैं? कैपिटल एक्स से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मोल प्रभाज को मोल अंश भी इसको लिख सकते हैं, एक बार लिख दे रहे हैं। मोल अंश बोले या मोल प्रभाज, मोल अंश या
मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स से प्रकट करते हैं, कैपिटल एक्स से प्रकट करते हैं। ठीक है, देखिए जो मोल प्रभाज होता है इसको हम कैपिटल एक्स से प्रकट करते हैं। इतनी बात क्या समझ में आई? एक बार फिर से देख लीजिए, मोल प्रभाज क्या होता है? किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। मान लीजिए किसी विलयन में, देखिए आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो मिलेगा, देखिए मोल प्रभाज की परिभाषा आएगी, बस हम इतना लिख देंगे, 2 नंबर 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे, बस इतना लिखना है। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल आएंगे, आपसे कहेंगे ये दिया है, इसका विलय और इस 72 ग्राम जल है और 56 ग्राम बेंजीन इसमें घुला है, तो बेंजीन और जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखिए विलयन में 2 चीजें होती हैं। मान लो यदि विलयन में स्मॉल एन विलय मोल घुले हैं और कैपिटल एन मोल विलायक घुले हैं, ठीक है, तो विलयन का मोल प्रभाज किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? एक बार लिखिए, माना यदि विलयन में कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें, विलय और विलायक। माना यदि विलयन में स्मॉल एन को दूसरे तरीके से करते हैं, स्मॉल एन मोल तथा कैपिटल एन मोल, आप भी दूसरे पेन से लिखना और कॉपी देखने वाला थोड़ा अच्छा लगे उसको, ठीक है। कैपिटल एन मोल विलायक घुले हैं, तो विलयन का मोल प्रभाज निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश प्रभाज या मोल अंश निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए आपको जब 2 नंबर में कोई चीज पूछेगा, आपको मोल प्रभाज की परिभाषा लिख देनी या मोल अंश की, यहां से यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, थोड़ा उसके लिए हम लोग एक किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे उसके लिए एक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वहां कैसे मान रखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, मान लेते हैं विलयन में 2 चीजें होती है, एक बार और देख लो, विलयन में कितनी चीजें होती है? 2। एक आपका क्या होगा? विलय, और दूसरा आपका क्या होगा? विलायक। ठीक है, हमने क्या मान लिया, जो विलय है विलयन में स्मॉल एन है और विलायक है कैपिटल एन है, तो इनका मोल प्रभाज कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को देखते हैं। देखिए विलय, अब देखिए एक चीज देखिए, विलय के मोल, अरे मैं कुछ गलत लिख दिया, यदि विलय में स्मॉल एन मोल विलय, यहां पर विलय लिख लो, ठीक है, विलय स्मॉल एन मोल विलय, चूंकि विलय का मोल प्रभाज विलय हमारा क्या है, एक बार देख लो, विलय हमारा क्या है? स्मॉल है, और मोल प्रभाज को हम किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एक्स से। तो लिखने का तरीका हमारा क्या होगा? एक्स का सिंबल क्या है? मोल प्रभाज, सफिक्स में एन, यानी कि विलय का मोल प्रभाज यहां पर लिख दे रहे हैं एक्स स्मॉल एन। इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या क्या है? किसी अवयव के मोलों की संख्या, तो विलय की मोलों की संख्या लिख दे रहे, विलय के मोलों की संख्या, बोले तो स्मॉल एन मोलों की संख्या। अब देखिए विलय के मोलों की संख्या क्या है यहाँ पर? स्मॉल एन, तो यहाँ पर स्मॉल एन कोष्टक में लिख दे रहे अपॉन, अब क्या यहाँ पर है? विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पर हमने विलयन लिया है, विलयन में क्या है? स्मॉल एन मोल विलय और कैपिटल एन मोल विलायक है,
तो यहाँ पर क्या है, विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलेन में कितने मोल, कुल मोल कितने हैं, स्मॉल एन मोल विले और कैपिटल एन मोल विलायक, दो ही चीजें तो हैं, अपॉन में लिख देते हैं। विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या बोले तो स्मॉल एन, मोलों की संख्या बोले तो स्मॉल एन, प्लस कुल बोला है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। आगे चलिए क्या लिखे देते, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बोले तो कैपिटल एन, कैपिटल एन। एक बार देख लो, देखिए मान लेते हैं कि विलेन में स्मॉल एन मोल विले, विलेन में दो चीजें होती हैं, विले और विलायक, और विलेन में मान लिया स्मॉल एन मोल विले कैपिटल एन मोल विलायक घुले हुए हैं, ठीक है। और उनका हमें मोल प्रभास ज्ञात करना है। तो विले का मोल प्रभास कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हमने इंडिकेट करना बताया है कि मोल प्रभास को हम कैपिटल एक्स से लिखते हैं और जिसका निकालते हैं उसको सफिक्स में लिख देते हैं, तो स्मॉल एन का निकाला था, ठीक है। तो विलेय का मोल प्रभास बराबर क्या होता है, किसी अवयव के मोलों की संख्या, मतलब जिसका निकालना है, किसी अवयव के मोलों की संख्या मतलब जिसका निकालना है, यानी कि विलेय का मोल प्रभास बराबर विलेय के मोलों की संख्या बोले तो स्मॉल एन, ठीक है। और बटे में क्या है, विलेय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलेय में कितनी चीजें होती हैं, दो, विलेय और विलायक, तो क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बोले तो स्मॉल एन प्लस विलायक की मोलों की संख्या बोले तो कैपिटल एन, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या होगा, इसको हम संकेताक्षर में लिखेंगे, एक्शन बराबर यहां लिख दे रहे हैं, इसी के बराबर यहां लिख दे, ठीक है। एक्शन बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। इस प्रकार से हम विलेय का मोल प्रभास ज्ञात कर लेंगे, इस प्रकार से हम किसका कर लेंगे, विलेय का मोल प्रभास ज्ञात कर लेंगे। एक बार और समझ लीजिए, हम बेहतर से बेहतर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। विलेय का मोल प्रभास क्या होता है, किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम मोल प्रभास कह देते हैं। इसको किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एक्स से करते हैं। मान लेते हैं किसी विलेय में स्मॉल एन, विलेय में स्मॉल एन क्या है, विलेय है, और कैपिटल एन मोल विलायक, क्योंकि विलेय में दो चीजें होती हैं, विलायक और विलेय। जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कह देते हैं। तो विलेय का मोल प्रभास कैसे निकालेंगे, एक्स एन, मोल प्रभास को किससे प्रकट करते हैं, एक्स से, किसका निकाले, स्मॉल एन यानी कि विलेय का, उसको सफिक्स में लिख देंगे। एक्स एन बराबर क्या है, किसी अवयव के मोलों की संख्या, यानी कि जिसका निकाल रहे हैं, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बोले तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन। इस प्रकार से देखिए, यहां तक मैं देख लेता हूं, नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर देखते हैं, इधर करते हैं, आप लोग इस ये लिखना, फिर इसके नीचे इसको बॉक्स से बंद करना। इसके बाद इधर देखिए, अभी हमने किसका निकाला था, विलेय का, अब निकालेंगे विलायक का। चूंकि विलायक का मोल प्रभास, विलायक का मोल प्रभास या मोल अंश एक ही बात है, ठीक है। किससे प्रकट करेंगे, मोल प्रभास को करते हैं कैपिटल एक्स से, और किसका निकालें, कैपिटल यानी कि विलायक का, कैपिटल एन सफिक्स में लिख दूं, बराबर का सिंबल लगा के मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए विलायक का मोल प्रभास हमको निकालना है, क्या है, किसी अवयव के मोलों की संख्या, यानी कि विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विलायक, आप लोग इसके सामने लिखना, ठीक है, मुझे जगह नहीं है। विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में क्या है, विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलायक के मोलों की संख्या, यहां कैपिटल एन लिख लो, विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या बोले तो क्या, कैपिटल एन, बोले तो क्या, कैपिटल एन प्लस विलेय के मोलों की संख्या, अभी फिर समझा देंगे, विलेय के मोलों की संख्या,
मोलों की संख्या बोले तो स्मॉल n, और इसको संकेताक्षर में लिख लेते हैं हम लोग एक्स कैपिटल एन। एक्स क्यों लिखा? क्योंकि मोल प्रभास, और कैपिटल एन क्यों लिखा? क्योंकि विलायक का निकाल लें, बराबर कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। एक बार और थोड़ा सा, ठीक है, समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए मोल प्रभाज क्या होता है? किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम मोल प्रभाज कह देते हैं, और इसको किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एक्स से, ठीक है। और मान लेते हैं किसी विलयन में स्मॉल एन विलेय और कैपिटल एन मोल विलायक घुले हुए हैं, ठीक है। मान लो कोई विलयन है, उसमें स्मॉल एन विलेय मोल और कैपिटल एन मोल विलायक घुले हुए हैं, और हमको उनका मोल प्रभाज याद करना है। तो कैसे करेंगे? विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? हम लोगों ने मेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा है? किसी मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? किसी अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यानी कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलयन में क्या उपस्थित होता है? यानी कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो एक्स बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब देखिएगा विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल एक्स कैपिटल सफिक्स में कैपिटल एन बराबर क्या होता है? यानी कि विलायक के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय की मोलों की संख्या। यानी कि एक्सन बराबर एक्सन सफिक्स में कैपिटल एन बराबर एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, इतनी चीज आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखना प्रारंभ करना, वहां तक लिख लो। अब देखिए एक थोड़ा सा इसको साफ करते फिर आगे चलते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल भी लगवा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए, एक ऐसी पॉइंट बना के स्टार बना के कुछ भी लिख लो, ठीक है। सिद्ध कीजिए विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक का मोल प्रभाज का योग एक होता है। योग कितना होता है? एक। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि सिद्ध कीजिए विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो एक होता है। देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? चूंकि विलेय का मोल प्रभाज अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? विलेय का मोल प्रभाज एक्स एन स्मॉल एन बराबर क्या होता है? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। समीकरण नंबर 1। चूंकि विलायक का मोल प्रभाज बोले कि एक्स सफिक्स में कैपिटल एन बराबर अपॉन में कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। समीकरण नंबर 2 क्या बोला है? विलेय और विलायक का जो मोल प्रभाज है उनका जो योग है, यानी कि इन दोनों को समीकरण 1 व 2 को हमको ऐड कर देना है। समीकरण 1 व 2 को लिखिए, समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। क्या है? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। देखिए इनके हर क्या है? समान। आप कहोगे कैसे समान है? यहाँ कैपिटल, यहाँ स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है। एक बार यहाँ देख लो रफली का 1/3 प्लस 4 1/2 प्लस 1 बराबर 2 प्लस का संबल लगाओ 2/1 प्लस 2। देखो 2 और 1 3 और 2 और 1 3, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर हर समान होती तो अंश जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये आपस में कटेंगे। बराबर कितना आ गया? 1। बराबर कितना आ गया? 1। इति सिद्धम, इति सिद्धम। यहाँ लिख लो अतः विलायक का मूल प्रभास, विलायक का मूल प्रभास प्लस विलेय का मूल प्रभास, विलेय का मूल प्रभास इक्वल कितना होता है? 1। ठीक है, इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए इस पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ये चीज नहीं समझ में आई? एक बार देख लो। सिद्ध कीजिए कि विलेय का मोल प्रभास और विलायक के मोल प्रभास का जो योग होता है वो 1 होता है। तो विलेय का मोल प्रभास हमने अभी आगे निकाला है, एक्सन बराबर एक्स सफिक्स में स्मॉल एन बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और विलायक का मोल प्रभास क्या होता है? एक्स सफिक्स में कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है, उसमें कहा गया इनका योग कितना होता है? 1। तो जोड़ दिया। यहाँ पर क्या था? हर समान थे तो अंश जुड़ जाते हैं, काट दिया तो 1 आया। तो विलायक का मोल प्रभास प्लस विलेय का मोल प्रभास की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी क्लास को रोक कर पढ़िए। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H तथा 36 ग्राम H2O यानी कि जल के विलयन में और एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभास हमको ज्ञात करना है। हमको दिया क्या है? भार दे रखा है, यानी कि एथिल अल्कोहल का भार दिया है और जल का भार दिया है। और मोल प्रभास ज्ञात करने के लिए हमको मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ती है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार तो हमको दे रखा है लेकिन अणुभार नहीं दे रखा है। अणुभार आपको निकालना, आई होप, मुझे आशा करता हूं कि आपको आते होंगे, क्योंकि आप 11वीं क्लास में सीख कर आए होंगे। नहीं आते हैं तो इस क्वेश्चन के बाद जो अगली क्लास होगी कल की, उसमें मैं छोटी छोटी चीजें निकालना आपको बता देंगे। ठीक है, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणुभार कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी क्वेश्चन को देखिए। फिलहाल आपको दिया क्या है? गिवन दैट, दिया है, क्या दे रखा है? दिया क्या है हमको यहाँ पर? एथिल अल्कोहल का भार, एथिल अल्कोहल बोले तो C2H5OH का भार हमको दे रखा है। कितना दिया हमको? 46 ग्राम, 46 ग्राम। और H2O का भार यानी कि जल का भार, H2O का भार हमको कितना दे रखा है यहाँ पर? 36 ग्राम, 36 ग्राम। और हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है हमको? ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभास। मोल प्रभास को किससे प्रकट करते हैं? कैपिटल एक्स। ज्ञात कर किसका करना है? उसको सफिक्स में लिखते हैं C2H5OH बराबर क्वेश्चन मार्क, XH2O बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि देखिए हमें क्या मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ती है, और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणभार, भार बटे अणभार। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर हमको भार दे रखा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। और मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या फॉर्मूला पता है, भार बटे अणुभार। यहाँ भार तो हमको दे रखा है जल का भी और इसका, अणुभार नहीं पता है, अणुभार नहीं पता है, तो अणुभार निकाल लेते हैं। यहाँ पर अणुभार निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि H2O का अणुभार नहीं, हाँ H2O का अणुभार, H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का बल यहाँ है कितने, 2, 1 गुणन 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर कितना हो जाएगा, 18। चिंता मत कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन समझने की आप प्रोसेस कैसे होती है उसको ध्यान दीजिए, मैं सब कुछ निकालना आपको सिखा दूंगा, ठीक है। चूंकि C2H5 एथिल एल्कोहल का अणुभार बराबर कितना हो जाएगा, कार्बन पर 12 होता है तो है कितने, 2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 1 होता है कितने, 5, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन पर 16 होता है और हाइड्रोजन पर 1 होता है। इनको जोड़ेंगे, 12 दूनी 24 से 5 ये 46 हो जाएगा, ठीक है, 46। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, किसके, H2O के मोलों की संख्या। चूंकि अतः H2O के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, H2O के भार, यानी कि H2O का भार अपॉन H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या, H2O क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आएगा हमारे पास, H2O का भार कितना है, 36, H2O का भार कितना है, 36 बटे H2O का भार कितना है, 36, और H2O के मोलों की संख्या कितनी है, H2O के मोलों की क्या बोल दिया, H2O के भार बटे, यहाँ अणुभार लिखो यार, क्या लिख दिया, H2O आप लोग बताते भी नहीं है, हम गलत लिख दिए, H2O का अणुभार देखिए H2O का भार कितना होता है, H2O का जो भार होता है वो कितना होता है हमारे पास 36, और H2O का अणुभार कितना निकाला, 18 का पारा आता है, नहीं आता है, 18 दूनी क्या होता है, 36, तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि जो H2O के मोलों की संख्या, H2 इसे स्मॉल n से लिखिए, ठीक है, स्मॉल n यहाँ बना दो, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे एथिल एल्कोहल का अणुभार। एक बार देख रहे इसके नीचे आ रहा है, फिर लिखते हैं, ठीक है, आ जाएगा H2O का अणुभार। अब क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल का अणुभार, एथिल C2H5, एथिल एल्कोहल बोले C2H5, आपको सेकंड भाग में खूब एथिल एल्कोहल पिलाएंगे, ठीक है, नशा करा देंगे, C2H5OH पिलाएंगे, नहीं मजाक कर रहे, ठीक है, के मोलों की संख्या बोले कैपिटल N, ठीक है, बराबर क्या होता है, H2O का, यहाँ क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल का भार, यानी कि C2H5OH का भार हमको कितना इसका दिया अभी लिखते हैं, और H2O का अणुभार, नहीं यहाँ पर एथिल एल्कोहल का अणुभार, C2H5OH का अणुभार, क्या लिखेंगे, अणुभार, इक्वल में क्या कर देंगे, इसके बराबर क्या कर देंगे, एथिल एल्कोहल का भार हमको कितना दिया है, 46, एथिल एल्कोहल का भार कितना दिया है, 46 अपॉन एथिल एल्कोहल जो अणुभार है वो भी कितना है हमारे पास, 46, दोनों काट दो, वैल्यू कितनी आई, 1। देखिए स्मॉल एन की वैल्यू 2 है और कैपिटल एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब इसके मोलों की संख्या निकाल ली। अब क्या करेंगे, H2O का मोल प्रभास, चूंकि H2O यानी कि जल का मोल प्रभास बराबर, जल का मोल प्रभास बोले तो क्या है, कैपिटल X H2O, तो क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या, एक बार यहां से लिखते हैं, ठीक है, पूरा आ जाएगा, यहां से
यहाँ लिखते हैं जल का मोल प्रभास, जल का मोल प्रभास बोले तो कैपिटल एक्स, जिसका निकालते उसका सफिक्स बराबर क्या, जल के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन जो चीज है विलेन वो सब कुछ, जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, मोलो अभी सबको समझाएंगे, मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल यानी कि बोले तो C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। एक बार देख लो, मेरा मन कह रहा है ध्यान से देख लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमको दिया था, भार दिए थे और उनके मोल प्रभास ज्ञात करना था। मोल प्रभास ज्ञात करने के लिए हमको मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ती है, तभी मोल प्रभास आप निकाल सकते हो। और हमको मोलों की संख्या बराबर हम फॉर्मूला पढ़े कक्षा 11 में, भार बटे अणुभार। भार तो हमको दे रखा था सबका, लेकिन अणुभार नहीं दिया था, यहाँ पर अणुभार निकाल लिया और मोलों की संख्या भी निकाल ली। तो हम इसका निकालेंगे जल का मोल प्रभास, बोले तो कैपिटल एक्स सफिक्स में H2 का मोल प्रभास बराबर जल के मोलों की संख्या और जो कुछ उपस्थित है बटे में उसका प्लस कर दो, ऐड कर दो, यानी कि जल के मोलों की संख्या, विलेन में दो चीजें होती हैं, यानी कि जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो XH2O बराबर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मोल प्रभास किसका निकाल ले, जल का। जल के मोलों की संख्या कितनी है देख लो, जल के मोलों की संख्या 2 अपॉन जल के मोलों की संख्या 2 प्लस एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या कितनी निकल के आई 1 बराबर 2/3। भाग नहीं दे पाओगे, भाग नहीं दे पाओगे, दे लोगे। देखिए हम देते हैं, यहाँ पर हम दशमलव बढ़ाएंगे और एक बिंदी, 3 का पढ़ा आता है, तिछंग 18, तिछंग 18, कितनी बची 2 बची, तो कितना आएगा 0.66 यानी कि 0.7 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो x सफिक्स में H2 बराबर 0.667, ये क्या हमारा आ गया, एक आंसर आ गया, यानी कि जल का मोल प्रभास कितना है 0.667। अब देखिए एथिल अल्कोहल का मोल प्रभास निकाल लेते हैं इसी प्रकार, एथिल अल्कोहल C2H5OH का मोल प्रभास, मोल प्रभास और मोल अंश एक ही बात है भैया, तो इसका निकालेंगे, यानी कि इसके मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन जो कुछ हो, यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या, C2H5, यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गए ना, आप लोग बताते नहीं हो, एक्स सफिक्स में C2H5OH आप लोग लिखोगे, हम लिख दे रहे यार, मानोगे नहीं ऐसे, हमको पता है यार क्या है, XC2H5OH जिसका निकालते हैं उसको सफिक्स में लिखते हैं, यानी कि जिसका निकाले उसके मोलों की संख्या ऊपर, यानी कि एथिल अल्कोहल C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, आप लोग जितनी आपकी बुक में होगी मैं आशा करता आप सब लगा लोगे, वैसे मैं लगवाऊंगा, बटे C2H5OH की मोलों की संख्या, अभी सबको समझ में आएगा एक बार और, मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या रख दो, वैल्यू रख दो, कैपिटल XC2 सफिक्स में H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल, H2O के मोलों की संख्या 1 प्लस 2 बराबर 1/3, 1/3 काट दो, नहीं काटोगे, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 त्रिका 9, कितनी बची 1, 3 त्रिका 9, यानी कि XC2H5OH बराबर 0.33, ये हमारा दूसरा आंसर रहा। ये हमारी जल का मोल प्रभास इधर निकल के आ गया, इधर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभास। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखते हैं,
देखिए हमको क्या दे रखा था, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 36 ग्राम जल दे रखा था, यानी कि H2, इनके भार दे रखे थे। और हमको मोल प्रभास ज्ञात करने के लिए अणुभार उसकी मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ती है। और मोलों की संख्या का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, भार बटे अणुभार। भार तो दे रखे हैं, अणुभार हमने निकाल लिए, मोलों की संख्या निकाल ली, और यहाँ पर जल का मोल प्रभास निकाल लिया और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभास निकाल लिया। आई होप आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम चाहेंगे आप सिर्फ क्वेश्चन लिख के अपने आप में एक सॉल्व करने की, यहाँ से मत देखिए, जहाँ ना आए आपको समझ में वहां देखिए और अपने मन से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो अभी टॉपिक पढ़ा मोल प्रभास, उसमें आपका 35 मिनट लग गया, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपकी परीक्षा में आपकी सहायता करेगा। अगला क्या है, द्रव्यमान प्रभास। देखिए द्रव्यमान प्रभास बराबर क्या होता है, एक बार देख लो फिर समझते हैं। द्रव्यमान प्रभास बराबर होता है किसी अवयव, द्रव्यमान प्रभास। देखिए ये आपकी बोर्ड में इतनी इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बोर्ड की तरीके से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, द्रव्यमान प्रभास बराबर किसी अवयव का द्रव्यमान, किसी अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान। विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान। इसको आप लोग भी बॉक्स में ऐसे ही बंद किया करो। अब देखो परिभाषा क्या होगी, किसी अवयव का द्रव्यमान तथा विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान के अनुपात को ही द्रव्यमान प्रभाज कहते हैं। काली पेन से लिखिए, किसी अवयव का द्रव्यमान, किसी अवयव का द्रव्यमान तथा विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान के अनुपात को, कुल द्रव्यमान के अनुपात को द्रव्यमान प्रभाज कहते हैं। द्रव्यमान, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, द्रव्यमान प्रभाज कहते हैं, एक बार देख लीजिए। द्रव्यमान प्रभाज बराबर क्या होता है, किसी अवयव का द्रव्यमान तथा विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान के अनुपात को द्रव्यमान प्रभाज कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, नोट से बनाया करो साथ साथ, ठीक है। देखिए इस बार हमने क्या किया, थोड़ी सी चीटिंग कर ली। चीटिंग इसलिए कर ली क्योंकि यहाँ पर समझाओ फिर लिखो, टाइम बर्बाद होता है, वीडियो भी लंबी बनती है, हमको अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, और आप लोगों को क्या है, आप लोगों को भी टाइम बर्बाद होगा, लिखेंगे देखोगे, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो फॉर्मलता है, इसका टॉपिक है फॉर्मलता, है फॉर्मलता, इस फॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर क्वेश्चन भी नहीं है बुक में। फॉर्मलता क्या होता होंगे, कंपटीशन में होंगे, देखते हैं आगे, लेकिन यहाँ इंटर में नहीं है। फॉर्मलता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को हम फॉर्मलता कहते हैं। क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को हम फॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कैपिटल एफ से प्रकट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या होता है, एक बार मेरे साथ बोलिए, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। और इसको जो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, ml में भी ले सकते हैं विलयन का आयतन। एक बार और देख लो, फॉर्मूला क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को हम फॉर्मलता कहते हैं, और इसको हम कैपिटल एफ से प्रकट करते हैं। एक बार मेरे साथ सभी लोग परिभाषा बोलिए, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहेंगे, फॉर्मलता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, और उसको एफ से प्रकट करते हैं। फॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में,
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चाहेंगे आप नोट्स बनाते होंगे जरूर, और अपनी कॉपी में जरूर इस नोट्स को लिखिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से मैंने पेन का यूज किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सांद्रता। सांद्रता क्या होता है, देखिए, जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं। देखिए, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, तनु में होता है पतला, ठीक है। तो सांद्रता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का भार ग्राम में सांद्रता कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, मेरे साथ बोलिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में। तो क्या कहलाएगा, सांद्रता। देखिए, मैंने आपके लिए फिजिक्स की क्लासेस भी अपलोड कर दी हैं, शायद आपको 25 तारीख को देखने को मिलेंगी फिजिक्स की क्लासेस मेरे साथ, हम खुद पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ चढ़ते हैं। सांद्रता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का भार ग्राम में क्या कहलाता है, सांद्रता। लिखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का भार कैसा हो चाहिए, ग्राम में, क्या कहलाता है, सांद्रता। 1 लीटर विलेय का भार ग्राम में सांद्रता कहलाता है। सांद्रता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का भार कैसा होना चाहिए, ग्राम में, क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाता है। देखिए, सांद्रता को हम C से प्रकट करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन, इसके पहले वर्ड से ही हम प्रकट करते हैं। सांद्रता को किससे प्रकट करते हैं, C से, क्योंकि सांद्रता को C या S से प्रकट करते हैं, C या S से प्रकट करते हैं। आप लोग C लिखना, ठीक है, प्रकट करते हैं। तो सांद्रता को आप किससे प्रकट करोगे, C से या S से प्रकट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, किसी को पता है, इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर। मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर। लिखते हैं, इसका मात्रक यानी कि सांद्रता का मात्रक ग्राम प्रति लीटर होता है। ग्राम प्रति लीटर होता है, ठीक है। और इसको जो ज्ञात करने का सूत्र होता है, सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र, सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र, इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक बार देख लेते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। देखिए, इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी कि सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का जो भार होगा वो किसमें होगा भैया, ग्राम में होगा, ग्राम में, और बटे विलयन का जो आयतन होगा वो किसमें होगा, लीटर में। विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में। देख लो, इसको बॉक्स में बंद कर लो, एक बार सभी लोग देख लो, इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। बुक में क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं, बहुत मुश्किल तरीके से आते हैं। सांद्रता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का भार कितना कैसे होना चाहिए, ग्राम में, सांद्रता कहलाता है। इसको हम किससे प्रकट करेंगे, S या C से प्रकट करते हैं। सांद्रता को हम S या C से प्रकट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर। इसका सांद्रता का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति लीटर। और इसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का भार कैसा होना चाहिए, ग्राम में, और विलयन का आयतन कैसा होना चाहिए, लीटर में। अब इसको संकेताक्षर में कैसे लिखेंगे, देखिए,
संकेताक्षर में कैसे लिखेंगे, सांद्रता को किससे प्रकट करते हैं, एस या सी से। तो सी बराबर विलेय का भार बोले, विलेय का भार, भार हमारा क्या होता है, भार बराबर डब्ल्यू, भार को हम किससे व्यक्त करते हैं, डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। तो डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पर भार को किससे प्रकट करते हैं, डब्ल्यू से। और विलेय का जो आयतन है, आयतन 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 को हम किससे लिखते हैं, आयतन को हम लिखते हैं बी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, और क्या है, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं संकेताक्षरों में। हम चाहेंगे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, एक बार और रुक जाइए यहाँ पर। देखिए सांद्रता बराबर, एक बार समझ लो, सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में अपन विलेय का आयतन लीटर में। सांद्रता सी, विलेय का भार डब्ल्यू, आयतन वी, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, इसको भी आप लोग बॉक्स में बंद कर लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब यहां लिख लीजिए वेयर, वेयर एस, यहां इस जगह पर आप सी भी लिख सकते हो, यहां लिख लो या एस, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, जहां एस या सी बराबर, जहां एस या सी बराबर क्या है हमारा, सांद्रता, और डब्ल्यू बराबर क्या है हमारा, भार। ठीक है, और वी बराबर क्या है, आयतन, आयतन। तो सांद्रता आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोगों ने मोल प्रभाज के बारे में पढ़ा, सांद्रता के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा, द्रव्यमान प्रभाज के बारे में। कल की क्लास में हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे। आई होप, आशा करता हूं आपको बेहतरीन समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप नोट्स भी अपने तैयार करते होंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट रहा हूं, और नोट्स अपना बनाइए। ठीक है, और मैं चाहूंगा आज की क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में जो टॉपिक था वो था मोल प्रभाज, उस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं कल एक नए अनुभव के साथ, एक नई क्लास के साथ। और फिजिक्स की क्लास आपको जल्द ही मिलने वाली है, मैथ की क्लास भी आपको जल्द ही मिलने वाली है, 9th की भी क्लास आज, कल आपको 9th की फिजिक्स क्लास मिलेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद साथियों।